देखिए, आज इस वीडियो में आप बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स होता है बेसिकली वो बैंक जिसके साथ जनरल पब्लिक डील कर रही है। मैंने अपना अकाउंट खुलवा रखा है कमर्शियल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आईसीआईसीआई में, एक्सिस में, एचडीएफसी में। तो ये सारे इसके सारे कमर्शियल बैंक हैं। कुछ नेशनलाइज बैंक हैं। नेशनलाइज बैंक का मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक हैं। मैं उतना ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि कौन से नेशनलाइज और कौन से प्राइवेट बैंक से कब हुए, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। बट आज की क्लास में हमारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम बेसिकली कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट्स, बैंक क्या करते हैं? आपके पैसे डिपॉजिट करते हैं, आपके पैसे रखते हैं। तो एक्सेप्टिंग दी डिपॉजिट्स, तो पैसे रख डिपॉजिट करते हैं नहीं, दूसरा काम है लोन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग लोन्स। और उन लोन्स की इन्वेस्टमेंट, उन पैसे जो आपने डिपॉजिट करे थे उनकी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये सब काम फ्री में नहीं, चैरिटी के लिए नहीं, इसलिए करते हैं कि विद एम ऑफ प्रॉफिट्स, और हम प्रॉफिट्स कमा, बैंक्स प्रॉफिट्स कमा पाए और क्रिएट कर पाए मनी सप्लाई। इन सारी चीजों को एग्जांपल लेंगे। बट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स कौन कौन, एग्जांपल्स क्या क्या हैं कमर्शियल बैंक्स के? पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। फंक्शंस क्या हुए कमर्शियल बैंक्स के? सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा अभी, सबसे पहले आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्टिंग दी डिपॉजिट्स। तीन टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है नेट टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, इसको हम फिक्स डिपॉजिट भी बोल देते हैं, और तीसरा होता है सेविंग्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर समझिए डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स हमारे, मैंने आपको मनी एंड सप्लाई में भी समझाया था। मनी एंड सप्लाई में क्या समझाया था? डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं, बेसिकली डिपॉजिट्स नहीं है, वो अकाउंट हैं, क्या? करंट अकाउंट। और कौन करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस अकाउंट, बिजनेस जो है, बिजनेस के नाम पे एक करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। मैंने अपनी फर्म बना रखी है, उसके नाम पे जो अकाउंट ओपन हुए हैं वो करंट अकाउंट है। ठीक है, मैंने अपनी एक टैक्सेशन फर्म बना रखी है, मैंने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म बना रखी है, तो वो करंट अकाउंट के नाम पे अकाउंट ओपन होगा। इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है आप कितना भी अमाउंट विड्रू कर सकते हो, कितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी। कितना भी आप अमाउंट कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई रोक टोक नहीं है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। उल्टा बैंक चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है सर, ऐसा क्यों? अगले उसमें समझते हैं। आप ये बात समझिए, कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। और ये लोन्स कैसे ग्रांट करते हैं? जो आपने पैसा डिपॉजिट करा है उसी से ही लोन प्रोवाइड कर देते हैं। मनी क्रिएशन को याद करिए, मनी क्रिएशन के अंदर पढ़िए, मनी क्रिएशन अगर नहीं देखा है तो मनी क्रिएशन वाली वीडियो भी देखिए। ठीक है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे गए, उन्हीं को लोन दे दिया, उसी पैसे से लोन दे दिया। अब जब उसी पैसे से लोन दे दिया, तो मान लीजिए डिमांड डिपॉजिट्स में या करंट अकाउंट में, दोनों टर्म एक ही हैं, करंट अकाउंट में आपने पैसा डाला एज अ बिजनेस, और बिजनेस को कभी भी कितने भी पैसे की जरूरत हो सकती है, तो क्या बैंक इस पैसे का लोन दे पाएगी? नहीं, इस पैसे का लोन नहीं दे पाएगी। इस पैसे पे लोन नहीं दे पाएगी तो इस पे इंटरेस्ट नहीं कमा पाएगी, इस पे इंटरेस्ट नहीं कमा पाएगी तो आपको भी कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। उल्टा आपका पैसा जमा करने के लिए बैंक चार्जेस अप्लाई करेगी। समझ में आया? दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट। इसके अंदर क्या होता है? आप कुछ पैसा हर महीने जमा करिए आप, या फिर एक साथ आप कुछ पैसा जमा कर दीजिए, कैसा भी हो सकता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। और एक टाइम पीरियड के अंदर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप कुछ पैसा लेके चले जाइए विद इंटरेस्ट। इधर बैंक के पास ये ऑप्शन है कि बैंक सेफ है। आपने जो भी पैसा, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए आज जमा करे और 3 साल तक की एफडी करवाई, तो 2 लाख जो है, 2 लाख रुपए जो है वो आप 3 साल बाद निकालोगे। आपको एफडी पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? 6%, 7%, बहुत बड़ी बात हुई तो 8%। इससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाला। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक इस 2 लाख रुपए को, बैंक को पता है 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते, तो 3 साल तक के लिए किसी को लोन दे देगा 16%, 12%, 15%, और बैंक को फायदा हो जाएगा जो भी गैप होगा, जो भी डिफरेंस होगा इंटरेस्ट। ठीक है, बट इसमें परेशानी ये है आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। नो विड्रॉल फैसिलिटी, नो विड्रॉल।
बट यहाँ पे एक हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एक हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है लोगों को, बैंक हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो हमें ऐसा एक सिस्टम हो जाए जहां पे हम विड्रू भी कर पाए और हमें इंटरेस्ट भी मिल पाए, वो है सेविंग्स डिपॉजिट, जो जनरल पब्लिक करती है। जो आप अकाउंट खोलेंगे, मैं अकाउंट खोला हुआ हूं, वो सेविंग्स डिपॉजिट का खोला हुआ हूं। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप विड्रू भी कर सकते हो, पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो, और एक इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहता है क्वार्टर बाय क्वार्टर, बहुत कम इंटरेस्ट होता है, 2.5-2% होता है बहुत। जो विड्रॉ करते हो उस पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे लिमिट लगा दी जाती है कि आप 15 ट्रांजेक्शन ही करोगे, एक अमाउंट की ट्रांजेक्शन पे लिमिट लगा दी जाती है, 25,000 रुपए ही निकालोगे, 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस बनाओगे। ठीक है, तो इन दोनों का, डिमांड डिपॉजिट्स का और टाइम डिपॉजिट का, फिक्स डिपॉजिट का, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। सेविंग्स डिपॉजिट क्या है? एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड समझते हैं, दोनों का मिक्सचर है। ओके, चलिए देखिए, दूसरा फंक्शन है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स, एडवांसिंग लोन्स का फंक्शन क्या बताता है? एडवांसिंग लोन्स का फंक्शन ये कहता है कि भैया बैंक का दूसरा काम भी तो है लोन्स प्रोवाइड करना, लोन्स ग्रांट करना। तो 3 तरीके से लोन प्रोवाइड करा जा सकता है। सबसे पहला कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट आपके कोई भी करंट एसेट्स, कोई भी करंट एसेट्स के बिहाफ पे मिलेगा। जैसे करंट एसेट आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं, कोई डिवेंचर्स, कोई सिक्योरिटीज खरीद रखी हैं, उसके बिहाफ पे मिलेगा। आपके बैंक में पैसा डाल दिया जाएगा, आपके बैंक में पैसा डाल जाएगा, आप जितना पैसा निकालोगे उस पर इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा। एक टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी लेते हैं, एक टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड की जो हम फैसिलिटी लेते हैं, वो इसको कैश क्रेडिट को बताती है। दूसरा आपके पास है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स, डिमांड लोन्स क्या बताता है? डिमांड लोन्स आपको ये बताता है, जो आपके बैंक है वो कभी भी आपको आज लोन दिया, वो कभी भी पैसा मंगवा सकती है ऑन डिमांड। अब भैया कोई ऐसे टाइप का लोन लेना चाहेगा जो कभी भी कॉल ऑफ करवाया जा सकता है, जो कभी भी कॉल करवाई जा सकती है, जिसकी विद इंटरेस्ट भी पे करना पड़े? नहीं भैया, कोई भी ऐसा लोन नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, डिमांड लोन इस टाइप को हम देखते भी नहीं है, इसलिए हम लास्ट वाला जो है शॉर्ट टर्म लोन, सबसे ज्यादा इसी की बात करी जाती है। शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन्स हैं जो बैंक प्रोवाइड करते हैं इन ल्यू ऑफ, इन अगेंस्ट ऑफ एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, कि किसी चीज को गिरवी रखवा के, इन अगेंस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, या कोई मॉर्गेज टाइप का रखवा के, और आपका पैसा बैंक में डाल दिया जाएगा। आपको एक टाइम पीरियड बताया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट विद इंस्टॉलमेंट, जिस तरीके का लोन होगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, उस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमें पता है कि हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है। हर कंट्री में एक एपेक्स बैंक होना जरूरी है। जैसे कि हर फैमिली में एक फैमिली हेड होना जरूरी है, वैसे ही हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना जरूरी है। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ऐसे ही हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमें सारी कंट्रीज का पता होने की जरूरत नहीं है, बट तब भी एक दो कंट्रीज का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यूके का कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। और हमारा यूएसए कौन सा है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम यूएसए का, बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का। ठीक है, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के लॉ के अंदर पास हुआ, जो कि इनएक्ट, देखिए लॉ पास पहले होता है, फिर एक हमारा एक वो बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उस लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, फिर लॉ लागू होता है। लागू होना पास अलग होता है, लागू होना अलग होता है। फिर लॉ जब लागू हुआ वो 1935 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1935 से हमारा सेंट्रल बैंक वर्क में आया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे एपेक्स बॉडी है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, और सारे फंक्शंस अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, आप पढ़ेंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है। ये एक एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक मतलब सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, पहले 1991 से पहले ये सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा था, बट 1991 के बाद ये रेगुलेटर से अपनी थोड़ी पोजीशन को सॉफ्ट करने की तरफ बढ़ता है, हेल्प करने की तरफ बढ़ता है। जैसे कि पहले फादर स्ट्रिक्ट होते थे, अब थोड़े फादर जो है वो लिबरल हो रहे हैं अपने बच्चों की तरफ। तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक भी पहले रेगुलेटर था, अब ये चीज फैसिलिटेटर बन गई है। तो आपसे पूछा जाएगा, सेंट्रल बैंक चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर।
फैसिलिटेटर, ठीक है। अब ये बात याद रखिए, सारी बैंकिंग सिस्टम को चलाता है, कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है उनके एक्सपेंशन में, कि भैया आपको लाइसेंस देने में, उनको हर चीज में सेंट्रल बैंक से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। फादर फैमिली हेड होना जरूरी है ना, ऐसे ही फैमिली हेड है सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी हेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत अच्छे फंक्शंस हैं। सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है कि सेंट्रल बैंक जो है करेंसी इशू करता है। आप सबको पता है, आप सबने हर 100 के नोट, 500 के नोट, 2000 के नोट, हर नोट पे देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, गवर्नर के साइन लिखे हुए देखे होंगे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ द सम ऑफ ₹100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सोल अथॉरिटी है पूरी इंडिया में, एक ही अथॉरिटी होना इंपॉर्टेंट है। अगर दो अलग अलग होंगी, 3 अलग अलग लोग इशू कर रहे होंगे, 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रहे होंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, अलग अलग नोट प्रिंट छप जाएंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सारी की सारी करेंसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स। ये कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। बाकी सारे नोट्स पे गवर्नर के साइन होते हैं, ₹1 नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। आधे से ज्यादा लोग फाइनेंस मिनिस्टर ही बोल देते हैं, बट फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। आप देखिएगा ₹1 अगर नोट है आपके पास। एडवांटेजेस क्या है? यूनिफॉर्मिटी रहती है सर्कुलेशन में, लोगों का फेथ रहेगा, लोगों का ट्रस्ट रहेगा। हम चेक करते हैं ना ₹500 का असली है, ₹2000 का असली है नहीं, हम चेक करते हैं नोट असली है नहीं, तो ये हम हमारे अंदर फेथ रहेगा, भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, चूरन बैंक से नहीं लागू है भाई। टू दी गवर्नमेंट, बैंकर टू दी गवर्नमेंट समझने के लिए आप ये समझे 3 वर्ड्स आरबीआई के। आरबीआई एक्ट करता है एज अ बैंकर। बैंकर का मतलब क्या होता है? बैंकर का मतलब होता है जो इंसान गवर्नमेंट के बिहाफ पे, बैंकर टू द गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे बैंक का पैसा जमा कर सके और बैंक को उधार दे सके। क्या हम आरबीआई के अंदर पैसे जमा करते हैं? सर मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं तो आईसीआईसी के अंदर, बट गवर्नमेंट का खाता जो होता है वो आरबीआई के अंदर भी, आरबीआई के अंदर खुला हुआ होता है। गवर्नमेंट का खाता आरबीआई के अंदर खुला हुआ होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का खाता। देन एज अ एजेंट काम करता है। एजेंट कैसे काम करता है? एजेंट की इस तरीके से काम करता है कि कोई भी परेशानी है, कोई भी पैसा लेना है, किसी को ट्रेजरी बिल इशू करने हैं, बॉन्ड्स इशू करने हैं पब्लिक्स को, तो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये इशू कर सकता है, एजेंट का काम है। देन फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जब लेना होगा अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, तो आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ये सब बैठेंगे। आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे अभी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मॉनेटरी कमीशन बनता है, मॉनेटरी कमेटी बनती है, उसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं भैया, ठीक है। 6 मेंबर की कमेटी होती है तो 3 आरबीआई के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास कैसे काम करता है ये देखिए। सबसे पहले गवर्नमेंट मेंटेन्स अ कैश बैलेंसेस इन करंट अकाउंट विद आरबीआई, मतलब पैसा जमा करती है, सिंपल शब्दों में। गवर्नमेंट एक्सेप्ट रिसीट्स टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दी, सॉरी आरबीआई एक्सेप्ट रिसीट्स, पैसा जमा करती है गवर्नमेंट का, और बाकी ऑपरेशंस भी चलाती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, एजेंट की तरीके से काम कर रही है। आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट, उधार दे रही है बैंकर टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स, मैंने आपको बताया ना, ट्रेजरी बिल्स बेचता है, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स वगैरह बेचता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो एज अ एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहा है, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी टर्म्स में, इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे, गवर्नमेंट भैया टाइम टू टाइम आरबीआई से के गवर्नर से, डिप्टी गवर्नर से पूछेगी क्या करें, डिमोनेटाइजेशन करें या नहीं करें, ये कितना किफायती रहेगा, रेपो रेट कितना बढ़ाएं, सारी चीजें देखती है, समझ में आया। देन बैंकर्स बैंक, देखिए बैंकर टू दी गवर्नमेंट का मतलब क्या था? गवर्नमेंट का खाता कहां पे है? आरबीआई के अंदर। तो बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हो गया? बैंकर्स बैंक का मतलब भी ये हो गया, बैंक जो हैं उनका खाता कहां पर है? उनका खाता भी आरबीआई के अंदर है। एक जनरल पब्लिक का खाता आरबीआई के अंदर नहीं होता। जैसा एक जनरल पब्लिक का रिलेशनशिप है एक बैंक के साथ, एसबीआई के साथ मेरा रिलेशनशिप है एसबीआई के साथ, वैसा ही सेम रिलेशनशिप है एसबीआई का उस आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। मतलब एक बैंक का सेम रिलेशनशिप है, बैंक का खाता खुला हुआ है आरबीआई के अंदर, तो बैंक भी डिपॉजिट करते हैं, बैंक को लोन देते हैं, टाइम टू टाइम बैंक की मदद करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो बैंकर्स बैंक है। और सुपरवाइजर भी है। सुपरवाइजर का मतलब मैंने आपको बताया, फादर है, फादर है तो सुपरवाइज करेगा, ये बेटा ये वाला डिसीजन लो, ऐसे मत करो, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। पहले एक बार मैं आपको, देखिए रीड जरूर करिएगा।
commercial banks keep certain percentage to of their deposit with central bank. इसको हमने क्या पढ़ा था? LRR का एक पार्ट होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो LRR का पार्ट होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर वो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि टोटल डिपॉजिट्स का आरबीआई को सबमिट करना है हर बैंक को. ठीक है, बैंक डूब जाएगा वो सब बताया था ना. इन दिस वे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंक्स के. ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, बैंक डूब रहा होता है तो हेल्प करती है. जैसे पीएमसी डूब रहा था तो भैया 1-1 लाख रुपए सबको दे दिए जाएंगे, चाहे आपने फिर 10 लाख रुपए जमा कर रखे हो तब भी आपको 1 लाख रुपए मिलेगी, वो अलग बात है. सेंट्रल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अलग से भी पूछ लिया जाता है. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है जब भैया कोई बैंक डूब रहा होगा, कोई फादर चाहेगा उसका बच्चा डूबे नहीं, तो आरबीआई हर जगह से उधार लेने की कोशिश कर ली, कोई नहीं दे रहा, भैया डूबते हुए को हाथ दोगे खुद भी डूब जाओगे, तो आरबीआई आपको हाथ देगा, ये लो भैया थोड़ा सा और लोन ले लो मेरे से. वरना तो आजकल मर्ज कर देता है, एक बैंक डूब रहा है दूसरे एक बड़े बैंक के साथ मर्ज कर देता है. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है हर किसी का खाता आरबीआई के अंदर है. यहां पे समझेंगे, इसको मैं एक बार मिटा दूं. हर किसी का खाता, हर बैंक का खाता आरबीआई के अंदर है. जब हर बैंक का खाता आरबीआई के अंदर है, मान लीजिए एसबीआई ने लोन ले रखा है, एसबीआई ने लोन ले रखा है एचडीएफसी से, कुछ टाइम बाद एसबीआई को पैसे देने होंगे एचडीएफसी को, तो आरबीआई का खाता सबके पास है, तो आरबीआई कह रहा है तुम एक्चुअल में पैसे मत दो, मैं तुम्हारा डेबिट क्रेडिट करके, मैं तुम्हारे अकाउंट्स में एसबीआई को कम करके एचडीएफसी को बढ़ा के ये काम कर दूंगा, तुम एक्चुअल में कैश का आदान प्रदान मत करो. ठीक है, ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन का पार्ट होता है. सेंट्रल बैंक सुपरवाइज भी करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. ये मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था सेंट्रल बैंक की, कमर्शियल बैंक को, कि भैया लाइसेंस देने में, ब्रांच एक्सपेंशन में, मर्जर्स में, हर चीज में मदद करता है. उनका पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी करता है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी करता है कि उन्होंने ढंग से काम कर रहे हैं नहीं, कम ढंग से कैश रिजर्व रेशियो भर रहे हैं या नहीं, सारी चीजों का ध्यान रखता है. इसके अलावा सबसे, और ये सारे ही फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी नहीं है सर 4 हैं तो मैं कोई सा 1 याद कर लूं, मैं कोई सा 2 याद कर लूं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारे पास 600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, 600 बिलियन डॉलर के, कहां पे जमा है? कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास नहीं, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं, आरबीआई के पास. आरबीआई ध्यान रख रहा है, आरबीआई मेंटेन करके रख रहा है इन रिजर्व्स को, गोल्ड में, डॉलर्स में, उसी के हिसाब से हम प्रिंट करते हैं, ऐसे ही प्रिंट नहीं कर देते. बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं बार बार किसी एक वीडियो में मैं आपके पास इस चीज का जिक्र करूंगा कि क्यों हम सारे के सारे नोट्स प्रिंट नहीं कर लेते, क्यों हम सारे के सारे नोट्स प्रिंट नहीं कर लेते. हमें इन रिजर्व्स के अकॉर्डिंगली, हमें अपने एसेट्स के अकॉर्डिंगली अपने प्रिंट्स, नोट्स इशू करने चाहिए, नोट्स को प्रिंट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट्स को अगर हम ऐसे ही प्रिंट करने लग गए तो भैया बहुत परेशानी हो जाएगी. इन रिजर्व्स के अकॉर्डिंगली, जो हमने 600 बिलियन के रिजर्व बना रखे हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को समझ लें, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को समझ लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा प्रिंटिंग ऑफ नोट्स कैसे डिपेंड करता है. चलिए, सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ करंट कंट्रीज गोल्ड और रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मैंने आपको बता दिया गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास 600 बिलियन डॉलर के डॉलर पड़ा हुआ है और कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है, तो इन सबका मेंटेन कौन करके चल रहा है? आरबीआई मेंटेन करके चल रहा है. तो कस्टोडियन है, जैसे वार्डन काम करता है हॉस्टल्स में, वैसे कस्टोडियन है ये. इसके अलावा याला जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है. इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको अभी हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जो आरबीआई बनाता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. ये हम अभी आगे पढ़ रहे हैं. चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और चीज समझ लीजिए, छोटी सी चीज है डिमोनेटाइजेशन, वरना तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. मॉनेटरी पॉलिसी में अलग लेक्चर में, अगले लेक्चर में बस मॉनेटरी पॉलिसी रहता है, उस लेक्चर को पढ़िए और खत्म, ये चैप्टर आपका, ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा. डिमोनेटाइजेशन पहले समझ लीजिए. आप सबने देखा नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? नवंबर 2016 में. 8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात को पीएम मोदी आते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट्स कोई भी लीगल टेंडर नहीं रहेगा. लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि करेंसी ये सर्कुलेट नहीं कर सकता, आप कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मना कर सकता है. इसकी जगह नए नोट्स प्रिंट करे 500 और 2000 के. इसका इस करा क्यों गया? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सही हुआ, गलत हुआ. हम इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे. देखिए, मेरी एडवाइस हमेशा बच्चों के साथ ये रहती है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कोई पॉलिटिकल एडवाइस मत दो, आप पहले पढ़ लो, आप उसके कि भैया ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा. ना तो राहुल गांधी ने बोल दिया या किसी बीजेपी के लीडर ने बोल दिया कि भैया ये गलत है या ये सही है, हम उस पर हाँ हाँ वो करते रहते हैं. नहीं, कुछ पता ही नहीं होता, आगे पीछे का कुछ नहीं पता होता. जैसे मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया, भैया जीडीपी किसी को पता नहीं होता, आगे आधे से ज्यादा पूछूं जीडीपी की फुल फॉर्म के अलावा कुछ और नहीं पता.
बता पाते। तो ये सारी चीजें हमने इसलिए करा कि हम टैक्स की कंप्लायंस को सही कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ये जो लोग चोरी कर रहे हैं टैक्स की, इसको कम कर पाए, उसके साथ साथ ब्लैक मनी को कर्व कर पाए, ब्लैक मनी को रोक पाए। टैक्स इवेजन क्या होते हैं कि भैया टैक्स की चोरी करना, टैक्स बाहर भेज देना, टैक्स की चोरी करके बाहर इन सारी चीजों को छुपा के रखना, ब्लैक मनी को छुपा के रखना, इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करी गई डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए, ये मुझे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लगता है, तो हम पहले कैश सेविंग्स करते थे, अपने घर में सेविंग्स करते थे। ये सेविंग्स चैनलाइज करी गई बैंक के अंदर। अब जब बैंक के अंदर करी जाएंगी, हमने पढ़ा है मनी क्रिएशन का सिस्टम, जब बैंक के अंदर करी जाएंगी तो ये पैसा बहुत ज्यादा घूमेगा, जब बहुत ज्यादा ये पैसा घूमेगा तो उसकी वजह से मनी क्रिएट होगा, मनी क्रिएशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा है। इसके साथ साथ यूपीआई, पेटीएम, ये सारी चीजें एक साथ हुई। अच्छी बात यह है पेटीएम एक साथ लॉन्च हो रहा था इस टाइम पे, इसके साथ साथ यूपीआई थोड़ा लेट हुआ, पेटीएम इस टाइम पे लॉन्च हो रहा था। इसके साथ साथ एक और चीज, वाईफाई वगैरह या नेट वगैरह बहुत सस्ता हो गया इसी टाइम पीरियड में, और साथ साथ डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारे पास बैंकिंग, हर कोई बैंक वगैरह में अकाउंट खुलवाने लगा। जनधन योजना, ये तीनों मिलके ये जो काम करा है, हर किसी का बैंक अकाउंट होगा। आज हर कोई पेटीएम यूज कर रहा है, सब्जी लेने जाते हैं हम पेटीएम कर देते हैं। हर फॉरेन कंट्रीज में भी ये सुविधा नहीं है भैया। फ्रांस के मिनिस्टर देख के गए, भैया ये सब्जी लेने जा रहे हैं 5 रुपए की तो भी पेटीएम कर रहे हैं, 10 रुपए की चीज ले रहे हैं पेटीएम कर रहे हैं। कितना अच्छा सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, मुझे सच बात बताऊं ये लगता है। ठीक है, चलिए एक बार ये पूरा पढ़िए, रीड करिए सारे फंक्शंस को, डिमोनेटाइजेशन को। अब इसके बाद ये जो लास्ट लेक्चर बचा है हमारे पास, मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक बचा है। मॉनेटरी पॉलिसी खत्म होते ही, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी में, मैं थोड़ा बहुत आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी समझाऊंगा, बट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो आपका चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है, बट मैं आपको तब भी समझाने की कोशिश करूंगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर।